Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. We are studying major scientific institutes of India. In the previous lecture, we have studied some of the scientific institutes of India. In this lecture, we will study remaining scientific institutes of India. Now start the lecture and understand what we have studied in the previous lecture. So we have studied ISRO, that is Indian Space Research Organization, राइट और इंडिया में स्पेस प्रोग्राम और स्पेस मिशन को कंडक्ट कराने के लिए इसरो ही क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसरो अपने कई सेंटर की हेल्प से ही डिफरेंट जो स्पेस प्रोग्राम्स होते हैं और स्पेस मिशन होते हैं वो इसरो के द्वारा जो है वो लॉन्च किए जाते हैं। राइट, इंडिया में स्पेस प्रोग्राम लॉन्च हुआ था इन कॉस्पर के इस्टेब्लिशमेंट के साथ में विद द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन कॉस्पर वाज established in 1962, right, and this in कॉस्पर was replaced by ISRO in 1965, right। अब उसके बाद में हमने पढ़ा था यहाँ पर VSSC विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, राइट, जहाँ पर लॉन्च व्हीकल को क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। तो विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इसरो का एक ऐसा सेंटर है जहाँ पर लॉन्च व्हीकल जैसे SLV, ASLV, PSLV और GSLV को क्या किया जाता है, डिज़ाइन और डेवलप किया जाता है। देन क्या हो जाएगा यहाँ पर LPSC सेंटर हो जाएगा, लिक्विड प्रोपल्सन स्पेस सेंटर, राइट। तो लॉन्च व्हीकल के लिए जो एडवांस प्रोपल्सन स्टेजेस होती हैं, राइट, या जो लिक्विड प्रोपल्सन स्टेज होती है उसको डिज़ाइन और डेवलप किया जाता है LPSC सेंटर में। और LPSC सेंटर ने ही, राइट, PSLV के लिए विकास इंजन और GSLV के लिए जो क्रायोजेनिक इंजन है, राइट, उसको क्या किया है, डिज़ाइन एंड डेवलप किया है। उसके बाद में क्या हो जाएगा URSC, जिसका प्रीवियस नेम क्या था, आईसेक था, राइट। और USRC इसरो का वह सेंटर है जहां पर सैटेलाइट को डिज़ाइन किया जाता है, राइट, डेवलप किया जाता है। सैटेलाइट की जो है सैटेलाइट की टेस्टिंग की जाती है और सैटेलाइट को लॉन्च के लिए जो है डेवलप किया जाता है। फिर हो जाएगा STSC, राइट, सतीश धवन स्पेस सेंटर। सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है ये क्या है, लॉन्चिंग स्टेशन है, राइट। तो इंडिया में रॉकेट को या सैटेलाइट को SDSC सेंटर श्रीहरिकोटा से ही जो है लॉन्च किया जाता है। आफ्टर दैट वी हैव स्टडीड मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी। तो मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी को हासन कर्नाटका में इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। इसका जो सेकेंड कंट्रोल सेंटर है वो भोपाल में 2005 में इस्टेब्लिश किया गया है, राइट। जब सैटेलाइट लॉन्च हो जाता है तो सैटेलाइट को कॉन्स्टेंटली मॉनिटर किया जाता है, उससे कम्युनिकेशन को इस्टेब्लिश किया जाता है, राइट। तो सैटेलाइट को कंट्रोल किया जाता है मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी के द्वारा। देन इसरो टेलीमेट्री सेंटर हो जाएगा, इसरो टेलीमेट्री सेंटर, राइट, लॉन्च व्हीकल्स के लिए तथा डिफरेंट जो स्पेस मिशंस हैं उनके लिए जो है टेलीमेट्री डाटा क्या कराता है, अवेलेबल कराता है। देन हो जाएगा ISSD, राइट, इंडियन स्पेस साइंस डाटा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। तो इसरो के जितने भी मिशंस होते हैं तो इसरो के मिशंस का जो पेलोड डाटा है वो ISSD में ही स्टोर किया जाता है और अपकमिंग जो मिशंस होते हैं उनके लिए जो पेलोड रिलेटेड डाटा है वो इंडियन स्पेस साइंस डाटा सेंटर के द्वारा जो है वो अवेलेबल कराया जाता है, राइट। तो इतने जो सैटेलाइट्स, इतने जो सेंटर हैं, एक और सेंटर है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, इतने सेंटर्स को जो है हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं, राइट। नाउ वी विल स्टडी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड क्या हो जाएगा यहाँ पर, टेक्नोलॉजी हो जाएगा। ये ऐसा इंस्टीट्यूट है जहाँ पर स्पेस साइंस और टेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में एजुकेशन इसके द्वारा क्या किया जाता है, अवेलेबल कराया जाता है। और ये इंडिया की नहीं बल्कि ये एशिया की फर्स्ट इंस्टीट्यूट है जहां पर स्पेस टेक्नोलॉजी में एजुकेशन जो है अवेलेबल कराया जाता है। साथ ही साथ ये क्या है, एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। दिस वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 14 सितंबर 2007, राइट। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तिरुवनंतपुरम में है। इट इज स्पॉन्सर्ड बाय इसरो एंड क्या हो जाएगा, डिपार्टमेंट ऑफ
स्पेस, राइट। तो इसमें लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट, तो आप याद रखें कि यहाँ पर एक तो क्या है जो है एजुकेशन अवेलेबल कराया जाता है, और दूसरा क्या है, ये रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है। एंड दिस मे बी आस्क्ड एज अ 5 मार्कर क्वेश्चन, राइट। तो ISST इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजी हो जाएगा। तो द हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज Thiruvananthapuram, and ISST was established on 14 September 2007। इसके चेयरमैन कौन है, के राधाकृष्णन है, और डायरेक्टर हैं के एस दास गुप्ता, राइट। दिस इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच मीन्स यह स्पेस एंड टेक्नोलॉजी की फील्ड में एजुकेशन अवेलेबल कराता है। ऑल्सो रिसर्च इंस्टीट्यूट, इट इज द फर्स्ट स्पेस यूनिवर्सिटी इन इंडिया एंड एशिया, राइट। तो जैसा कि मैंने बताया ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है एंड इट इज द फर्स्ट स्पेस यूनिवर्सिटी इन इंडिया एज वेल एज इन एशिया। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हैज बीन its chairman and it is sponsored by ISRO and Department of Space. Next is Indian Institute of Remote Sensing, right। अब मैंने आपको बताया था कि रिमोट सेंसिंग क्या है। रिमोट सेंसिंग इज द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा फार फ्रॉम अवे द ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे पर्टिकुलरली अगर हम देखें तो हमको अर्थ पर जो फॉरेस्ट है, राइट, फॉरेस्ट है या फिर रिवर्स है या फिर क्या है, सॉइल है, राइट। अर्थ पर फॉरेस्ट है, रिवर है, सॉइल है, या जो नेचुरल रिसोर्सेस हैं, इनसे रिलेटेड डाटा को सैटेलाइट के सेंसर्स के द्वारा कलेक्ट किया जाता है और फिर उसको सेंटर पर उस डाटा को एनालाइज किया जाता है और फर्दर यूज़ के लिए उसका क्या किया जाता है, फर्दर यूज़ के लिए उसको रिलीज किया जाता है, राइट। सो रिमोट सेंसिंग इज द प्रोसेस in which the data related to particular object is collected, right, collected, which is not in contact with the device through which we are taking the data, right। और later फिर इस डाटा को एनालाइज किया जाता है और फर्दर यूज के लिए इसको रिलीज किया जाता है। तो जो रिमोट सेंसिंग इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग है, राइट, इसको 1966 में एस्टेब्लिश किया गया था सर्वे ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट के द्वारा, राइट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिमोट सेंसिंग फॉर नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल क्या हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा। तो रिमोट सेंसिंग में IIRS पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल एजुकेशन क्या कराता है, अवेलेबल कराता है। साथ ही साथ इंडिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, फॉर एन एग्जांपल सॉइल, फॉरेस्ट, राइट, रिवर्स एज वेल एज मिनरल्स, राइट, उनको कैसे रिमोट सेंसिंग के द्वारा उनका मैनेजमेंट किया जा सके, ये इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। ये मेजर इंस्टीट्यूट है, राइट, जो कि नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर के अंडर वर्क करता है, राइट। और यहाँ पर एजुकेशन भी अवेलेबल कराया जाता है, साथ ही साथ रिमोट सेंसिंग के लिए ट्रेनिंग भी अवेलेबल कराता है, राइट। ये रिमोट सेंसिंग के लिए, जियो इन्फॉर्मेशन के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज के लिए और डिसास्टर मैनेजमेंट के लिए इस इंस्टीट्यूट के द्वारा रिसर्च की जाती है। साथ ही साथ राइट जो है एजुकेशन भी अवेलेबल कराया जाता है और ट्रेनिंग भी जो है अवेलेबल कराई जाती है। तो इतनी जो जानकारी है वो आप 5 मार्कर में जो है लिख सकते हैं। क्लियर? तो IIRS, राइट, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, IIRS was established in 1966 under the aegis of Survey of India Department. The objective of IIRS is use of remote sensing for natural resources, natural resource management, use of remote sensing for natural resource management and providing postgraduate level education. IIRS is a major institute under National Remote Sensing Sector. And there are educational and training जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो इससे रिलेटेड हैं, जो कि एजुकेशन भी अवेलेबल कराते हैं और ट्रेनिंग भी अवेलेबल कराते हैं। IIRS कैन बी यूज्ड फॉर रिमोट सेंसिंग, जियो इन्फॉर्मेशन, नेचुरल रिसोर्सेज एंड डिसास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर इंडियन डीप स्पेस क्या हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा। तो दिस इज इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क,
राइट। तो ये एक क्या है, नेटवर्क है। और इस डीप स्पेस नेटवर्क के द्वारा जब कभी भी सैटेलाइट को अर्थ से बहुत दूर, जैसे मून पर या किसी अदर प्लैनेट पर जब भी किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, सेंड किया जाता है, तो उस सैटेलाइट के साथ में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए ISDN का ही क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ISDN इज अ नेटवर्क ऑफ लार्ज एंटीनास एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज। तो ISDN एक नेटवर्क है लार्ज एंटीनास का और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज का, और इन कम्युनिकेशन फैसिलिटीज से ही जब किसी सैटेलाइट को वेरी फार अवे, राइट, वेरी फार अवे या किसी अदर प्लैनेट पर जब सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, तो उस जो सैटेलाइट से कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने के लिए IDSN का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, राइट। और ISDN के 3 एंटीनास हैं, राइट। एक हो जाएगा 32 मीटर डीप, राइट, 18 मीटर डीप हो जाएगा, और 11 मीटर टर्मिनल क्या हो जाएगा, एंटीना हो जाएगा। जो 32 मीटर डीप स्पेस एंटीना है उसका यूज चंद्रयान फर्स्ट के लिए, और मार्स करंट में उसका यूज जो है वो मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए जो है किया जा रहा है, राइट। सो दिस मे बी आस्क्ड एज अ 5 marker question, so you can write this information, clear। तो ISDN, Indian Deep Space Network, is a network of large antennas and communication facilities operated by ISRO to support the interplanetary spacecraft mission of India। interplanetary का मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी सैटेलाइट को किसी अदर प्लैनेट पर भेजते हैं, तो IDSN is a network of large antennas and communication facilities operated by ISRO to support interplanetary spacecraft missions of India, right। Its hub is located in, right, Vyalalu, right, रामनगर, इन कहाँ पर हो जाएगा, कर्नाटका में। तो द हब ऑफ इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क इज लोकेटेड इन Vyalalu, right, Ramnagar in Karnataka in India. It was inaugurated on 17th October 2008 by the former ISRO chairman G. Madhavan Nayak. The Indian Deep Space Network implements a baseband system adhering to Consultative Committee for Space Data System standards, thus facilitating क्रॉस सपोर्ट अमंग द टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड क्या हो जाएगा, एजेंसीज हो जाएगा, राइट। तो द इंडियन स्पेस जो नेटवर्क है हमारा, ये क्या करता है, इंप्लीमेंट करता है अ बेसबैंड सिस्टम अधेरिंग टू कंसल्टेटिव कमिटी ऑफ स्पेस डाटा सिस्टम स्टैंडर्ड्स, राइट, दस फैसिलिटिंग क्रॉस सपोर्ट अमंग द टेलीमेट्री ट्रैकिंग कमांड एजेंसीज, राइट। इसके कितने एंटीनास हैं, राइट। तो IS ट्रैक के एंटीनास को छोड़कर एक्स, राइट, अदर देन ISTRAC, right, there are 3 antennas of ISDN. The main antenna is 32 meter deep space antenna. तो जो मेन एंटीना है वो 32 मीटर डीप स्पेस एंटीना है। द व्हील एंड ट्रैक 32 मीटर एंटीना इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट सिस्टम दैट सपोर्टेड द चंद्रयान फर्स्ट मिशन एंड करेंटली इसका यूज किया जा रहा है मंगलयान या मार्स ऑर्बिटर मिशन के लिए। सेकेंड एंटीना इज 18 मीटर डीप स्पेस एंटीना और थर्ड है 11 मीटर टर्मिनल एंटीना। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च को होमी जहांगीर बाबा के एफर्ट से ही दोराबजी टाटा ट्रस्ट के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था और ये एजुकेशन को अवेलेबल कराता है, राइट। 3 स्कूल्स के अंदर मैथ्स स्कूल है, नेचुरल साइंस स्कूल है। मैथ्स स्कूल में एडवांस मैथ्स की जो है एजुकेशन अवेलेबल कराया जाता है, नेचुरल साइंस स्कूल में नेचुरल साइंस को, और स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी और क्या हो जाएगा, कंप्यूटर साइंसेस हो जाएगा, राइट। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल जो रिसर्च है उसको ऑनररी यूनिवर्सिटी का जो स्टेटस है वो 2003 में दिया गया था और ये ग्रेटेस्ट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन है, जिसको कब स्टेब्लिश किया गया है, 1945 में विद द एफर्ट्स ऑफ डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, और ये एजुकेशनल फैसिलिटीज जो है अवेलेबल कराता है। क्लियर। तो 5 मार्कर के लिए वी हैव लॉट ऑफ मटेरियल। व्हाट इज TIFR, राइट।
तो TIFR, दैट इज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, was established on 1st June 1945 by Doravji Tata Trust with the efforts of Dr. Homi Jahangir Bhabha. Headquarter of TIFR is Mumbai, and TIFR provides education under 3 schools: Maths School, Natural Science School, and School of Technology and Computer. Right? TIFR was recognized as an honorary university in 2003, and TIFR is one of the greatest Indian institute of higher education in India. नेक्स्ट हमको यहाँ पर समझना है न्यूक्लियर एनर्जी क्या कमीशन है। ये हमारे सिलेबस में नहीं है, बट यहाँ से भी 3 मार्कर जो क्वेश्चन है वो पूछे जा सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन, अब देखिए सबसे पहली चीज तो अगर हम देखें तो for the development of country, right, for the development of country energy is required, right, and there are 2 types of sources of energy. First is fossil fuel जिसको हम कह सकते हैं, और सेकंड क्या हो जाएगा यहां पर अल्टरनेटिव, राइट, ये किस में आ जाता है, कन्वेंशनल आ जाता है, कन्वेंशनल फ्यूल। चलिए एनर्जी वाली यूनिट में हम इसको अच्छे समझेंगे, फिलहाल में समझिए। तो फॉर टू मीट द एनर्जी डिमांड ऑफ इंडिया आइदर वी कैन यूज फॉसिल फ्यूल, राइट, और फॉसिल फ्यूल में क्या क्या आ जाता है, वी कैन यूज कोल, राइट, पेट्रोल, डीजल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वी कैन राइट टू मीट द एनर्जी डिमांड वी कैन यूज कोल, पेट्रोलियम, right, diesel, natural gas, etc., etc. But there is a problem with these fossil fuel. The first is that कि fossil fuel is limited. If we use, अगर हम fossil fuel या जो जितने भी कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, यदि हम उनको जो है एक्सेसिवली यूज़ करेंगे तो वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि ये जो जितने भी फ्यूल होते हैं, राइट, ये पॉल्यूशन के लिए भी क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, राइट। तो इफ़ वी यूज़ एक्सेसिवली तो पॉल्यूशन की प्रॉब्लम होगी। सेकेंड, ये क्या हो जाएंगे, ये लिमिटेड हैं तो ये एंड भी हो जाएंगे, राइट। देयरफॉर वी मस्ट लुक एट द अल्टरनेटिव मेथड, और अल्टरनेटिव मेथड में एक तो क्या हो जाएगा, सोलर एनर्जी, जिस पर इंडिया इज फोकसिंग इन द फील्ड ऑफ सोलर एनर्जी, और सेकंड क्या हो जाएगा, न्यूक्लियर एनर्जी हो जाएगा। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, देखिए ऐसे एलिमेंट्स, राइट, ऐसे एलिमेंट्स, राइट, जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है। तो एलिमेंट्स विद हायर एटॉमिक नंबर देन 82, राइट, उनका जो न्यूक्लियस होता है, राइट, न्यूक्लियस होता है वो अनस्टेबल होता है, और अनस्टेबल होने के कारण ही ये अल्फा, बीटा और गामा जो रेज हैं उनको क्या करते हैं, छोड़ते हैं, राइट। तो ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से अधिक होता है, राइट, उनका जो न्यूक्लियस है, द न्यूक्लियस ऑफ दीज एलिमेंट्स इज अनस्टेबल, देयरफॉर दे इमिट अल्फा, बीटा और गामा रेडिएशन, राइट। इनका जो न्यूक्लियस जो है अनस्टेबल होता है, यदि हम इस पर, राइट, इस पर न्यूट्रॉन की क्या करते हैं, बम्बार्डिंग करते हैं, तो जो इनका लार्ज न्यूक्लियस होता है, राइट, वो 2, राइट, स्मॉल न्यूक्लियस में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, राइट। सो इफ वी बम्बार्ड द न्यूक्लियस ऑफ अनस्टेबल एलिमेंट्स और रेडियोएक्टिव एलिमेंट, देन लार्ज न्यूक्लियस is splitted in two small nucleus, right, और in this way large amount of energy क्या होती है, रिलीज होती है। अब ये जो एनर्जी होती है ये बोथ डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है और कंस्ट्रक्टिव भी होती है, क्योंकि जब लार्ज जो न्यूक्लियस होता है वो स्मॉल न्यूक्लियस में ब्रेक डाउन होता है उसका, राइट, तो उससे चेन रिएक्शन क्रिएट होती है, राइट। और चेन जो रिएक्शन है वो 2 टाइप की होती है, एक क्या होती है, राइट, द फर्स्ट इज कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, और सेकंड क्या हो जाएगी, अनकंट्रोल्ड
चेन रिएक्शन, राइट। तो इफ, अब देखिए, जब लार्ज न्यूक्लियस इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल न्यूक्लियस, तो उसमें 3 न्यूट्रॉन क्या होते हैं, रिलीज होते हैं। यदि हम इन 3 में से 2 न्यूट्रॉन को क्या कर लें, इनको हम एब्जॉर्ब कर लें, तो ये जो रिएक्शन है ये कंट्रोल की जा सकती है। तो इफ द न्यूक्लियर फिशन, right, if we observe 2 neutrons, right, which are released in the nuclear fission reaction. Or what is nuclear fission, right? Breaking down of large nuclei into 2 smaller nuclei is known as nuclear fission, and in the nuclear fission 3 neutrons are also released. If we observe 2 neutrons, तो ये जो रिएक्शन है ये क्या हो सकती है, कंट्रोल हो सकती है, राइट। और इस कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन से ही हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको ही क्या कहते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। बट यदि यह चेन रिएक्शन कंट्रोल नहीं होती है तो क्या होगा, विद इन फ्यू सेकेंड्स पूरा का पूरा जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, राइट, उसका क्या होगा, चेन रिएक्शन के द्वारा वो डिके हो जाएगा और लार्ज अमाउंट ऑफ जो एनर्जी है वो रिलीज होगी, और वो कैसी होगी, डिस्ट्रक्टिव होगी, जिसको हम क्या कहते हैं, एटम बॉम्ब कहते हैं, राइट। अब आप सोच रहे होंगे सर इतना एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत थी, पूरी जरूरत है यहीं पर। समझिए, अगर जो न्यूक्लियर फिशन की चेन रिएक्शन है, न्यूक्लियर फिशन की चेन रिएक्शन यदि कंट्रोल हो जाती है तो उससे हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, एंड दैट इज नोन एज न्यूक्लियर एनर्जी। बट इफ दिस रिएक्शन इज नॉट कंट्रोल्ड, तो उससे विद इन फ्यू सेकेंड जो पूरा का पूरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और वही एटम बम बन जाएगा, राइट। इसीलिए न्यूक्लियर जो एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करना, उसके लिए बहुत ही, राइट, बहुत ही सावधानी की जरूरत होती है। ऑल्सो ये टेक्नोलॉजी को डेवलप करना, राइट, भी बहुत क्या होता है, डिफिकल्ट होता है। सो प्रोड्यूसिंग न्यूक्लियर एनर्जी इज अ डिफिकल्ट टास्क, राइट। इसीलिए इंडिया में या जो अदर कंट्रीज हैं उनके पास में उतने ज़्यादा न्यूक्लियर पावर्स नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर पावर को स्टेब्लिश करना इज इजी, बट रिस्क ये है कि जिस दिन हम न्यूक्लियर रिएक्टर में जो चेन रिएक्शन उसको कंट्रोल नहीं कर पाए तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर ही क्या बन जाएगा, एटॉमिक बॉम्ब बन जाएगा, राइट। तो ये इसकी क्या है, रिस्क है। बट फिर भी न्यूक्लियर एनर्जी से हम हमारी एनर्जी डिमांड को मीट कर सकते हैं, इसलिए इंडिया में न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन को स्टैब्लिश किया गया था, राइट, इन 1948। सो आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑन 10 अगस्त 1948 डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के चेयरमैनशिप में ही न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन को जो है स्टैब्लिश किया गया था, राइट। ये एक गवर्निंग बॉडी है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, और इट वर्क्स अंडर डायरेक्टली किसके, प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि इससे रिस्क बहुत ज़्यादा एसोसिएटेड है, इसलिए इसकी जो इंफॉर्मेशन होती है वो क्लासिफाइड होती है, राइट। और यह न्यूक्लियर एनर्जी के डेवलपमेंट के लिए क्या करती है, वर्क करती है, क्लियर। तो न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन इंडिया में डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए वर्क करता है। इट वर्क्स अंडर प्राइम मिनिस्टर, राइट, और ये इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्निंग बॉडी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और मैंने बताया था कि जो इनिशियली इन कॉस्ट पर था उसको DAE के अंडर ही जो है स्टैब्लिश किया गया था। तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो इसको आप जो है 5 मार्कर में लिख सकते हैं, क्लियर। तो न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन, राइट, न्यूक्लियर एनर्जी कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 10 अगस्त 1948 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा, एंड this NEC is an important governing body under Department of Atomic Energy. It works under Prime Minister and its task is to develop of nuclear energy. Now वर्क हो जाएगा। अब देखिए जो NEC है ये एक गवर्निंग बॉडी है, राइट। एटॉमिक एनर्जी की फील्ड में या न्यूक्लियर एनर्जी की फील्ड में जो रिसर्च किया जाता है वो कहाँ पर किया जाता है, बार्क में किया जाता है। भाभा एटॉमिक क्या हो जाएगा, रिसर्च सेंटर हो जाएगा। तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी क्या है, रिसर्च सेंटर है, राइट, जो कि DAE डिपार्टमेंट ऑफ साइंस के अंडर क्या करता है, वर्क करता है। और यहाँ पर, राइट, इट प्रोवाइड्स research and development support in the nuclear power
प्रोग्राम। तो इंडिया में जो न्यूक्लियर एनर्जी है उससे रिलेटेड जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो वार्क में ही क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है, राइट। आल्सो वार्क क्या है, वार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर डेवलप्स टेक्नोलॉजी टू बी यूज्ड इन पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। तो वार्क ऐसी टेक्नोलॉजी की यूज करता है जिससे हम न्यूक्लियर एनर्जी का यूज पीसफुल परसेज में कर सके, विच मीन्स हम न्यूक्लियर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सके। साथ ही साथ इस प्रोसेस में जो रेडियो आइसोटोप्स होते हैं जिनका मेडिकल फील्ड में बहुत ज़्यादा यूज है, राइट, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप करना इसका क्या है, जो है वर्क है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ट्रॉम्बे मुंबई में है, क्लियर। और ये जो है आपसे 5 मार्कर में जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्लियर। तो वार्क, राइट, वार्क इज भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, राइट, एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इज multidisciplinary nuclear research center in areas related to nuclear science and engineering under the Department of Atomic Energy, Government of India. VARC was established on 6th January 1954 under the leadership of Dr. Homi Jahangir Bhabha, right. So it was established on 6th January 1954, but it was dedicated to nation by Jawaharlal Nehru on 20th January 1957. Headquarter is in Trombay, Mumbai. It provides research and development support in the nuclear power program. WARC develops technology to be used in peaceful uses of nuclear energy, including medicinal use of radioisotopes in industry, medicine and agriculture. Now क्या हो जाएगा, RR CAT। देखिए, होमी जहांगीर भाभा, राइट, होमी जहांगीर भाभा इज द फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया। और होमी जहांगीर भाभा की डेथ के बाद राजा रमन्ना ने ही, राइट, राजा रमन्ना ने ही जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम को लीड किया था, इसलिए उनके नाम से ही एक इंस्टीट्यूट है राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, जो कि इंदौर में है, राइट। और यहाँ पर न्यूक्लियर फिजिक्स की फील्ड में ये क्या करता है, वर्क करता है, राइट। तो राजा रमन्ना जो नाम है क्यों दिया गया, क्योंकि राजा रमन्ना इज द पर्सन हु लेड द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ इंडिया, राइट। और इसका हेडक्वार्टर इंदौर में है। ये न्यूक्लियर फिजिक्स की फील्ड में क्या करता है, वर्क करता है, राइट। यहाँ पर पार्टिकल एक्सीलरेटर को जो पार्टिकल एक्सीलरेटर्स हैं और लेजर्स हैं उन पर रिसर्च एंड क्या किया जाता है, डेवलपमेंट किया जाता है। इट आल्सो डज द वर्क ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल एंड मेडिकल एक्सीलरेटर्स, क्लियर। तो ये हो जाएगा RR CAT और ये मोस्ट IMP है, राइट, बिकॉज इसका हेडक्वार्टर इंदौर में ही है और मध्य प्रदेश में है। सो देयर आर हाई चांसेस कि ये 5 मार्कर में आपसे पूछा जाए, राइट। तो राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी और RR CAT इज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर एस्टेब्लिश्ड अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। RR CAT was established on 19th February 1984 and its objective is research and development in the field of nuclear physics. Headquarter Indore है and here research and development is done in 2 areas, particle accelerators and laser. It also provides facilities of research and development and work of manufacturing industrial and medical accelerators, clear. Next is National Remote Sensing Center। रिमोट सेंसिंग सेंटर क्या हो जाएगा, हैदराबाद, NRSC। देखिए 2 सेंटर है, एक है IIRS, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, IRS, राइट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्या हो जाएगा, रिमोट सेंसिंग, राइट। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग जो है वो रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड एजुकेशन अवेलेबल कराता है, साथ ही साथ इसकी जो यूनिट्स हैं
वो रिमोट सेंसिंग के लिए एजुकेशन अवेलेबल कराती है, साथ ही साथ ट्रेनिंग भी जो है अवेलेबल कराई जाती है, राइट। और जो रिमोट सेंसिंग जो प्रोग्राम है, राइट, वो लीड किया जाता है कहाँ से? हैदराबाद से, नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर, राइट। और रिमोट सेंसिंग में हमने इसके बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो नेशनल जो रिमोट सेंसिंग सेंटर है, राइट, ये इंडिया में रिमोट सेंसिंग के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है, राइट। ये रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्विजिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोर्स डाटा। तो जैसे नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर है, इंडिया में जितने भी इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है, उनसे जो भी डाटा गेदर किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, वो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर में ही क्या किया जाता है? उसका एनालाइज किया जाता है। तो मतलब डाटा को एक्विजिशन करना, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, राइट, जो जितना भी रिमोट सेंसिंग डाटा है, राइट, उसको क्या करना? यूटिलाइज करना ही NRSC का क्या है? मेन फंक्शन है। क्लियर? अब ये अगर 5 मार्कर में पूछा जाए तो इस जानकारी के साथ आप आंसर लिख सकते हैं। क्लियर? तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर क्या हो जाएगा? हैदराबाद। तो NRSC हैदराबाद। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1974, हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। It has been given the status of Center of ISRO with effect from 1st September 2008। तो इसको इसरो के एक सेंटर का जो स्टेटस है वो 2008 में दिया गया है। अर्लियर इट वाज एन ऑटोनोमस बॉडी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस नॉन एज नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी। तो नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर एक ऑटोनोमस बॉडी थी, बट इन 2008 इट हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ सेंटर ऑफ इसरो। This center is responsible for acquisition and distribution of resource data, right? Remote sensing satellite data, aerial remote sensing and decision making support for disaster management. Next हो जाएगा यहाँ पर DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का वह ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया की डिफेंस को क्या करता है? इंडिया की डिफेंस के लिए रिसर्च करता है, और जो जितने भी डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं, चाहे वो मिसाइल सिस्टम हो, राइट, मिसाइल सिस्टम हो, राइट, ये एयरक्राफ्ट हो, राइट, शिप हो, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, राइट, या फिर रॉकेट लॉन्चर हो, या कोई भी अदर इक्विपमेंट हो, उन पर रिसर्च करना, राइट, उनकी डिज़ाइन बनाना, उनको डेवलप करने का काम जो है वो DRDO के द्वारा किया जाता है। और ये इंडिया का एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंडिया की डिफेंस को इम्प्रूव करने के लिए जाना जाता है, राइट। इसको टेक्निकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन आर्मी एंड डिफेंस साइंस इंस्टीट्यूट के जो है यूनिट के टेक्निकल डिपार्टमेंट के रूप में 1958 को इस्टेब्लिश किया गया था, राइट। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, राइट। स्पेशल फंक्शंस ऑफ स्पेस जो फंक्शन है वो क्या है? फंक्शंस ऑफ एंसिलरी यूनिट ऑफ इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो जो इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उसके लिए एंसिलरी यूनिट के रूप में जो है वर्क करता है। इसकी 51 लेबोरेटरीज हैं, राइट, जहां पर इलेक्ट्रॉनिक हैं, डिफेंस इक्विपमेंट हैं, उन पर रिसर्च की जाती है, डिज़ाइन किया जाता है और डेवलप किया जाता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये किसके लिए जाना जाता है? यहीं से हमारा जो मिसाइल सिस्टम है उसको डेवलप किया गया है। तो ये भी जो है 5 मार्कर में आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड क्या हो जाएगा? डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इज कंट्रीज लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर रिसर्च related to defense of India. DRDO was formed in 1958 as the technical department of Indian Army and Defense Science Institute. Headquarter of DRDO is in New Delhi, and a special function of DRDO is an ancillary unit of Indian Ministry of Defense. At present, DRDO has 51 laboratories which are engaged in research in the field of electronics,
डिफेंस इक्विपमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और DRDO एक बिग प्रोजेक्ट जिसको क्या है मिसाइल प्रोजेक्ट है, उसको भी जो है इसरो के द्वारा जो है रन किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर NARL, नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च क्या हो जाएगा, लेबोरेटरी हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या की जाती है, एटमॉस्फेरिक जो है रिसर्च की जाती है। ये इस्टेब्लिश हुआ था 1992 में, कहाँ पर, तिरुपति में। और ये क्या है, एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है। एटॉमिक रिसर्च तो ये डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर जो है वर्क करता है, राइट। ये मेनली रिलेटेड टू है रिसर्च ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट वाज लॉन्च्ड एज द नेशनल मीजोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर ट्रोपोस्फीयर रडार फैसिलिटी। तो इसने जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो लेयर्स हैं, जैसे मीजोस्फीयर हो जाएगा, स्ट्रेटोस्फीयर हो जाएगा और ट्रोपोस्फीयर हो जाएगा, उसके लिए राडार फैसिलिटी क्या है, राडार जो फैसिलिटी है वो डेवलप की है। और इसको 2005 में नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी के रूप में जो है रीनेम किया गया है। क्लियर। तो ये भी जो है 5 मार्कर के में पूछा जा सकता है। NARL नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी। तो नेशनल एटमॉस्फेरिक रिसर्च लेबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1992, हेडक्वार्टर इज इन तिरुपति। It is an autonomous institute sponsored by the Department of Space, Government of India. It is mainly related to research of the atmosphere, and it was launched as the national, right? It launched the National Mesosphere, Stratosphere, Troposphere (MST) radar facility. This was renamed as National Atmospheric Research Laboratory on 22nd December 2005. The last is CSIR, right? Council of Scientific and Industrial क्या हो जाएगा, रिसर्च हो जाएगा। देखिए साइंस की फील्ड में यदि हमको रिसर्च करनी है, फॉर दैट वी मस्ट हैव लेबोरेटरीज। बट जो लेबोरेटरीज हैं उनको भी हम लेबोरेटरीज हैं उनके भी जो है स्पेसिफिक स्टैंडर्ड होनी चाहिए। अगर एक स्पेसिफिक स्टैंडर्ड पर लेबोरेटरीज को इस्टेब्लिश नहीं किया जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पर कोई जो है प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपने सुना होगा कि जो कोरोना वायरस है वो चीन की वुहान जो लैब थी वहाँ से क्या हो गया था, रिलीज हो गया था, राइट। और जिसकी वजह से कोरोना पेंडेमिक आई। तो जो लेबोरेटरीज हैं उनको रेगुलेट करना, उनको इस्टेब्लिश करने के लिए स्टैंडर्ड को डिसाइड करना, राइट। दिस इज ऑल डन बाय CISR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जिसको 1942 में क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इसके एक्स ऑफिसियो क्या होते हैं, चेयरमैन होते हैं। हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसकी क्या है 39 लेबोरेटरीज हैं और 51 क्या है स्टेशंस हैं, राइट। और ये इनके क्या है नेम है। तो CSIR, राइट, CSIR Council of Scientific and Industrial Research, and this CSIR was established in 1942. This CSIR is autonomous organization. प्राइम मिनिस्टर इसके एक्स ऑफिसियो चेयरमैन होते हैं। हेडक्वार्टर इज इन दिल्ली। देयर आर 39 लेबोरेटरीज एंड 50 स्टेशंस जो हैं CSIR के हैं, राइट, विच इज नॉन फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो ये 3 मार्कर में हो सकता है आपसे पूछे जाएं। फॉर एन एग्जांपल लेबोरेटरीज, द लेबोरेटरीज ऑफ CSIR। और CSIR इंडिया में लेबोरेटरीज को सेटअप करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है डिसाइड करता है, साथ ही साथ उन लेबोरेटरीज को कंट्रोल भी करता है, रेगुलेट भी करता है। क्लियर। तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट इज इन, राइट, रुड़की। तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की, देन सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, सेंट्रल, राइट, सेंटर फॉर कमीशन ऑफ रिसर्च, राइट, ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग क्या हो जाएगा, सीरी प्लानिंग, राइट। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग सीरी प्लानी में है।
सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में है, सेंट्रल ग्लास एंड सेरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट कोलकाता में है, एडवांस मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट का जो रीजनल लेबोरेटरी है वो भोपाल में है, राइट। देन टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर लखनऊ में है, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी दिल्ली में है, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी कहाँ पर, पुणे में है, एंड नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ये कहाँ पर है, लखनऊ में है, राइट। सो इन दिस वे ये जो CSIR है दिस इज आल्सो नॉट इन आवर सिलेबस, बट हमने we have studied 3 or 4 institutes which are not in our syllabus, but the question may be asked from these institutes as well. So in this way we have studied the major scientific institutes of India. Now in upcoming lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.